जय हिंद दोस्तों, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रण क्षेत्र में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में दो घटनाओं की। एक, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिक चुकी है। दूसरी, पाकिस्तान की राजनीति को लेकर है। पाकिस्तान की सरकार इमरान खान से बात करने की कोशिश कर रही है। वहीं एक और बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बड़ा बयान दिया। बयान इतना बड़ा है कि उनका ग्रीनलैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, मेरे पास ये चिट्ठा है। इस चिट्ठे में एक बड़ी खबर है। खबर क्या है कि पाकिस्तान में एक बार फिर खरीद फरोख्त हुई है। वो खरीद फरोख्त क्या है? वो खरीद फरोख्त है पीआईए की, जिसकी हम लोग काफ़ी लंबे समय से बातचीत सुन रहे थे। पाकिस्तान आर्मी सुनने में आ रहा था कि ये पीआईए को खरीदने जा रही है, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुई। एक कंसोर्टियम ने खरीदा है पाकिस्तान एयरलाइन को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। डूबती नाव को खरीदने वाला कौन है? उसका नाम है आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब ग्रुप ने करीब 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, अगर हम आपको बताएं तो 480 से मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की ये डील हुई है। करीब 3 बिडर्स थे जो फाइनल उसमें लिस्ट में आते हैं, जिसमें आरिफ हबीब, जिसने 115 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की बोली लगाई थी। उससे नीचे लकी सीमेंट, जिसने 105.5 बिलियन का बिड लगाया था। और उससे नीचे एयर ब्लू ने अपनी जो बिड लगाई थी वो 26.5 बिलियन, उसने सही प्राइस लगाया था, लेकिन पाकिस्तानियों को ज़्यादा पैसा चाहिए था। सो टॉप 2 यानी कि लकी सीमेंट को और आरिफ हबीब ग्रुप को बोला गया कि आप फाइनल जो बिडिंग है, जिसमें आप अपनी अपनी बिड को बढ़ाएंगे और फाइनल प्राइस के लिए जो बिड होगी उसमें आप लोग अपने अपने प्राइस पुट करेंगे। तो इसमें आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 बिलियन में इस डील को क्लोज किया। ये कंसोर्टियम है, इस कंसोर्टियम ने इस पीआईए को खरीदा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की स्टेट यूनिट थी। इसको बेचने की वजह पीछे, मतलब इतनी एक बात तो खबरें आ रही थी, न्यूज़ में भी आ रहा था, ट्विटर पे भी इस बात का मजाक बन रहा था कि भाई इनकी सर्विस डाउन जा रही है। इसके अलावा कोई बिजनेस इशू भी रहा है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेसिकली कोई फायदे का सौदा नहीं कर रही थी। कई पाकिस्तानियों ने खुद इस बारे में बात की। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो तमाम पाकिस्तानी इसके बारे में कहते हैं कि किस तरीके से उनकी सीट्स तक फटी हुई थी, उनके पायलट्स लेके जाते थे कनाडा फ्लाइट और पूरा क्रू गायब हो गया। पूरा देश गर्त में नहीं है। गर्त भी उसके लिए छोटी शब्द है। Okay. बट मैं अगर आपको सही बताऊं तो जो पाकिस्तान एयरलाइंस का जो ऑपरेशंस थे वो बहुत मुश्किल से हो रहे थे। सरकारी काम, पाकिस्तान में सरकारी एक ही चीज़ ठीक ठाक चल रही है जो पूरे देश को कंट्रोल करी, वो पाकिस्तान आर्मी। बाकी पूरे सरकारी तंत्र में पाकिस्तान की भट्टी बैठी हुई है। ऐसा ही पीआईए भी चल रहा था। पीआईए के जो हालात थे, जो ना कोई भी बिजनेस क्यों चलाती है, चाहे सरकार हो चाहे जो भी, कि मुनाफा है ताकि वो स्टेट के काम में लगाया जा सके। पीआईए से कोई मुनाफा नहीं आता। तो इनको लगता है कि अगर हम प्राइवेट बिडर को ये बेच देंगे तो हमें मुनाफा हो सकता है कि हम ये पैसा कुछ पीआईए की उसमें कुछ हमारा तमाम अलग अलग चीज़ों में ये लगाने वाले हैं। पैसे के कुछ % सरकार के पास जाएगा, बाकी पैसा इधर उधर वो लगाने वाले हैं। तो ये था कि इनको था कि फौजी फाउंडेशन की भी एक कोई सीमेंट फैक्ट्री थी, वो खरीदने वाली थी। हालांकि वो बैक स्टेप करती है और ये खरीदती है। एक पीआईए को लेकर ना बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि पीआईए कभी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान दुनिया के लिए सेंटर पॉइंट हुआ करता था, इस पॉइंट से कि वहां से तमाम देशों की फ्लाइट्स कनेक्ट रूट लेती थी। अब ये आप बहुत पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, बात बहुत पहले की है। तो उस चीज को समझते हुए जो दुबई के शेख थे, उन्होंने उस चीज को समझा और उन्होंने ये पूरी प्रोसेस है, या जो पूरा फ्लाइट के हॉल्टिंग और तमाम चीजें हैं, उसको अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया। इसके लिए उन्होंने पीआईए के कई सारे एयरक्राफ्ट तक खरीद लिए। उन्होंने अपनी एक एयरलाइन शुरू की, एक सरकारी एयरलाइन, और उन्होंने पीआईए के ही एयरक्राफ्ट खरीदे। धीरे धीरे पीआईए का भट्ठा बैठ गया और अब जो हालात है वो पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से पीआईए चलते थे। एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बार कहा था अपनी वीडियो में कि हमारे जो सामने स्क्रीन पर मैप थे वो तक नहीं चल रहे थे पीआईए में। मैं पीआईए की फ्लाइट में था, मुझे प्राइड था कि मैं अपनी देश की फ्लाइट में उड़ रहा हूँ, लेकिन वो मैप तक नहीं चलता। तो जो ऑपरेशंस हो, छोटी मोटी निटिग्रिटीज हो, क्योंकि एक फ्लाइट को चलाने में बहुत सारी चीज़ें थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और इसके जो कर्मचारी हैं, जो फ्लाइट हैं, जो क्रू हैं, जो पायलट्स हैं, उनके भी हाल के दिनों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखी हैं जिसके बाद पीआईए के कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे। एक मैं बहुत बड़ी बात बता आपको, बड़ी यूनिक चीज है। पाकिस्तान को भी वो कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो उसने पीआईए को बहुत वैल्यू दी थी। पिछले साल जब इसकी बिड शुरू हुई थी तो वो इन्होंने 654 बिलियन पाकिस्तानी रुपए इसके दाम लगाया था।
मैथमेटिक्स बिगड़ गई होगी। और लास्ट में बिका कितने में है? 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में, यानी 482 या 484 मिलियन पाकिस्तानी रुपए US डॉलर्स वो में। पहली बार ना कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे, मैथ्स गड़बड़ हो गया होगा। तो जो भी ये हो, तो इन्होंने पहली बार इसको PIA को बेचा, और बेचने के बाद जो अब फाइनली इन्होंने बेच दिया है। अब इनको सरकार ने अपना कंधा झाड़ लिया कि भैया अब हम नहीं चला रहे PIA, अब गलती होगी तो ये आरिफ हबीब ग्रुप की गलती होगी। अगर वो चला पाते हैं तो चला पाए, नहीं तो वो किसी और को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी खबर की। पाकिस्तान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ से बात करने की पेशकश की है। फिलहाल इमरान खान कई मामलों में जेल में हैं और पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में उनके सुरक्षा को लेकर, उनके जीवित होने के लेकर भी सवाल उठे थे और उनके सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। इन सब के बीच में एक नया डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे बात करने की पेशकश ऑफर की। अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी ना कि इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को तोशा खाना मामला, यानी कि जो उनको बाहर से गिफ्ट मिले, इसमें सऊदी अरब का गिफ्ट थे जिसको उन्होंने बेच दिया था, तो उस मामले में उनको करीब 17 साल की सजा सुनाई गई थी। तो इमरान खान के जो केसेस हैं उसको लेके लगातार फैसले आने शुरू हुए। बीच में हमने कवर भी किया था कुछ दिनों पहले कि कैसे पाकिस्तान आर्मी और मुनीर को जब CDF की अपॉइंटमेंट से पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था, वो लंदन भाग गया था। लंदन से आया, फिर वो भाग के लाहौर गया आई थिंक, फिर वहां से वापस आया, उसके बाद उसने उसकी CDF के नोटिफिकेशन पे साइन किया। उस बीच में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैसे इमरान खान को लेके पाकिस्तानी आर्मी ने एक प्रॉपर मैसेजिंग दी थी कि उस इमरान खान की फैमिली को मिलने नहीं दिया गया। पहले वकीलों को छोड़ा गया, पहले टाइमिंग कम की गई, फिर उसके बाद फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, कई हफ्तों तक वो मिल नहीं पाए। उसके बाद इसको लेके बवाल हुआ, फिर अचानक से उसकी बहन को बोला गया कि जाओ आप मिल के आओ। वो मिल के आती है, वो बोलती कि नहीं वो ठीक है, बस मेंटली थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ भागा आता है, वो साइन करता है, आसिम मुनीर की CDF के पोस्ट पे नियुक्ति होती है। उसके बाद हमने तब भी कोट किया था कि तिलक देवाशीष सर ने कहा था कि आसिम मुनीर माफ नहीं करेगा शहबाज शरीफ को। तो शहबाज शरीफ को पता है कि मेरी कुर्सी खतरे में है, मुझे मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैंने यानी कि आसिम मुनीर की जो बेइज्जती की है, जो आसिम मुनीर बेसिकली सर्वे सर्वा है, बाप है पाकिस्तान का, अगर उसकी आपने बेइज्जती की है तो वो बेइज्जती को माफ नहीं करेगा। अगर उस माफी से बचना है, जो कि मुश्किल लगती है, लेकिन हो सकता है इमरान खान से थोड़ी डील कर ले, थोड़ी सी ढिलाई, क्योंकि इमरान खान जब पावर में था तो जेल में कौन था? नवाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान से पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ जेल में रहा। अब अगर कभी इमरान खान या उसकी पार्टी के, उसका जो अलायंस है PP क्या नाम है उसका, पाकिस्तान अलायंस जो है तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन ये पाकिस्तान, TTAP का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और इसमें और भी लोग हैं जो लोग इस अलायंस को बनाते हैं। अगर इनकी सरकार आती है, हो सकता है इमरान खान तब तक ना उस हालात में रहे, लेकिन वो जरूर उन चीजों का बदला लेंगे, क्योंकि इनका लीडर तो इमरान खान ही है। और पाकिस्तान में जैसा सब पाकिस्तान का एक इतिहास भी रहा है कि अगर एक प्रधानमंत्री सत्ता में कुर्सी पर बैठा है तो उससे पहले के जो प्रधानमंत्री वो जेल में रहे हैं। और अभी इस वक्त शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, इमरान खान जेल में है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब नवाज शरीफ जो है जेल में थे और कुछ समय बाहर भी रहे। और इन सब के बीच में हालांकि ये एक पाकिस्तान की राजनीति के हिसाब से एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है, इससे पहले उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे। शरीफ ने कहा है, जब वो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग इस्लामाबाद में ले रहा था, शहबाज शरीफ ने बोला कि मैंने बार बार यही बोला है कि अगर आप लोग नेगोशिएशंस को लेकर सीरियस हैं तो आइए टेबल पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। हालांकि इमरान खान का कहना है कि बातचीत की इसमें है, बात क्या है, हमें इमरान खान ने कोई ऐसा बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, उनका मानना है। ये जो केसेस लगाए गए हैं पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो चुटकी में दूर हो सकता है। नेगोशिएशंस PTI को भी पता है कि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये PPP से हमें नहीं करने हैं, PMLN से नहीं करने हैं, हमें ये या उनकी अलायंस की जो सरकार है, जो शहबाज शरीफ की सरकार है, हमें उससे नहीं करने हैं। ये नेगोशिएशंस अगर होने हैं तो आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज से होने। अगर ये होता है, क्योंकि अभी हमने सुना था ना क्या आसिम मुनीर पे और शिकंजा कसने के लिए किस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बोला गया था कि गवाह बन जाओ, गवाही दे दो तुम। तो ये भी एक बड़ी चीज हो सकती है। इसमें और क्या डेवलपमेंट हो सकती है? फिलहाल तो सर पाकिस्तान की राजनीति के लिए यही एक बड़ी खबर है।
एक और बहुत बड़ी खबर है जिससे भारत का संबंध है, और भारत का संबंध यूं है कि पाकिस्तान फिर से, मैं यूं कहूँ, आरोप कहना तो खैर अब पुरानी बात हो जाएगी, फिर से उनका रोना धोना शुरू हो गया है, और रोना धोना उनका पानी को लेकर है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत वाटर वॉर की बात कर रहा है, यानी भारत जो है झेलम और नीलम इन दो नदियों का पानी रोक रहा है, और इसका आरोप पाकिस्तान ने भारत पर लगाया है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी कुछ दिनों पहले इंडस को लेके बोला था। हाँ, उनसे एक साथ सारे नाम ले लीजिए आप, ये बार बार हर 2 दिन बाद फिर एक नदी का नाम लेते हैं। एक नदी का नाम लेते हैं, फिर आप हमें अलग अलग प्रोग्राम्स में वो कवर करना पड़ता है। एक बार आप लीजिए कि इंडस, नीलम, झेलम और भी जो है 4-5 पाकिस्तान का आरोप है कि 5000 क्यूसेक वाटर जो उन्हें मिलना चाहिए झेलम नदी से, उसको भारत ने घटा के 3000 यानी 3000 क्यूसेक वाटर कर दिया है। ये पाकिस्तान का आरोप है। अभी और कम होगा। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो पानी का फ्लो कम किया गया, ये बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको बहुत इफेक्ट करने वाला है। और बात सही भी है, क्योंकि उधर से अभी कुछ दिन पहले अफगान तालिबान ने भी बोला था कि हम डैम बनाने जा रहे हैं कुनार रिवर पे हम डैम बनाने जा रहे हैं। तो अगर वो डैम बनाते हैं तो ये पूरी चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती हैं, जो वाटर फ्लो है, क्योंकि ये सारी नदियां किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर जो भी थोड़ी मोड़ी है। भारत पाकिस्तान की जो सिंधु सहमति थी उसको लेकर था। पहलगाम में आतंकी हमले करने के बाद भारत ने उस संधि को खारिज कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान का पानी को लेकर रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान का ये भी आरोप है कि भारत अपनी मर्जी से पानी जब चाहे छोड़ देता है और जब चाहे रोक देता है, और ये पाकिस्तान ने आरोप लगाया है। और इस तरह इन सभी आरोपों को लेकर पाकिस्तान ने भारत को पानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। कोई घेरने की कोशिश नहीं है। आप पाकिस्तान जैसा देश कभी भारत को किसी मुद्दे पर घेर नहीं सकता है। आसिम मुनीर चाहे कितनी भी बढ़ के मान लें कि मुझे डिवाइन हेल्प मिली थी ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के दौरान, आप कितना भी कह लीजिए कि हमने राफेल गिरा दिए थे, हमारे एयर चीफ सर ने कहा था, वो स्टेटमेंट याद हो कि अच्छा अगर वो मानते हैं 10 तो ठीक है, हमारे 10, मुझे वो नंबर नहीं याद। उन्होंने ये कहा था कि मैं आज भी कुछ नहीं कह रहा, मैं आज भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। और आपको मैं स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ, सुनिए आप। इधर जो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. सुना आपने, उन्होंने कहा कि मैं आज भी कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये श्योर रखिएगा कि अगली बार पाकिस्तान आए तो इतने कम एयरक्राफ्ट की तैयारी के साथ आए, ताकि हम और हार्ड हिटिंग उनको जवाब दे सके। और पूरी दुनिया ने देखा, कोई सबूत कुछ नहीं। आपने एक तेल स्पिल ओवर हुआ था, उसको दिखा दिया कि ये हमने बाद में पता चला कि वो तेल गिरा हुआ था कहीं पे। इस मुद्दे पर विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान अपने जो घरेलू मुद्दे हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, और जो दुनिया से उस पर प्रेशर पड़ रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के भारत पे आरोप लगा रहा है। वो तो पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि आपको अपनी चीज़ों, क्योंकि देखिए अगर आप पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में गरीबी के हालात है, 50%, लगभग 50% के आसपास लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, लगभग 50% के ही आसपास लोग अशिक्षा है उनके अंदर, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही। ऐसे में अगर पाकिस्तान को हम देखते हैं तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, BLA रोज ठोक रहा है, TTP रोज ठोक रहा है, अफगान तालिबान भी इनको सही समय पे सही मरम्मत कर रहा है, डूरन लाइन लगातार हॉट पे है। एक तरफ इजराइल को देख ले तो इजराइल गाजा में, ये माफ करना, गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत ये अपनी फौज भेजने वाले हैं। आसिम मुनीर डील कर चुका है, उसने पैसे पकड़ लिए, और ट्रम्प के कहने पे वो पूरी कहा जाए 3500 सोल्जर्स, अभी तक जो खबर है उसके अनुसार एक 3500 की बड़ी फौज जो है वो जाएगी। अब ब्रिगेड की जो साइज है, ये उससे बड़ी है, लगभग ब्रिगेड की साइज की उससे बड़ी मानी जाती है, वो जाने वाली है गाजा में। अब अगर आप गाजा में जाएंगे तो आपको पता है कि आप किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। आप इजराइल के खिलाफ तो लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन की ये फोर्स, अमेरिका आपको पैसे देगा। तो ये फोर्स किसके खिलाफ लड़ेगी? हमास के खिलाफ। उसी हमास के लिए पाकिस्तान में न जाने कितने, इसी के लिए तो तहरीक लब्बैक ने जो पूरा आग लगाई थी पाकिस्तान में, जो प्रोटेस्ट हुए थे, इसके बाद इन्होंने क्रैकडाउन किया था तहरीक लब्बैक पे, उस पर आरोप लगा दिया कि वो हिंदुस्तान के जासूस भी हैं, तमाम चीजें हुई।
आप किसी तरीके से अपने इंटरनल, आपको पता है कि जिस दिन गाजा में ये स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत हमारी फौज जाएगी पाकिस्तान में, अगर, हालांकि वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी का दिमाग चलता है और वो इस पे सवाल उठाता है, तो हमारे पास दूसरा मुद्दा क्या है कि हम कैसे अपने दुश्मन के ऊपर पूरा मामला फेंकें और उसके बाद हम आगे निकल। वैसे भी पाकिस्तान की अगर हम इतिहास को देखें तो जब भी पाकिस्तान में आंतरिक समस्याएं खड़ी होती हैं या किसी इंटरनेशनल मुद्दे पर पाकिस्तान दबता हुआ नजर आता है तो वो इस तरह के आरोप भारत पे लगाना शुरू करता है और वो ये कोशिश करता है दिखाने के लिए कि उसकी जो समस्या है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। ऐसा पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। तो ये जो अब आरोप लग रहे हैं पानी को लेके, शायद ये भी एक वही कोशिश है, क्योंकि उसके आंतरिक जो समस्याएं हैं, जो घरेलू समस्याएं हैं जिनका वो समाधान नहीं कर पा रहे, उससे अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। आपने ये कहा कि पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान जो है अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार भारत को। इस समय दो देश हैं जो ये काम कर रहे हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। दोनों के जन्म से पहले आप बताएं, मैं तो बांग्लादेश के तो कई आर्गुमेंट्स का मुझे कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता कि उनके मतलब उनके स्टेट या उनकी एक पॉलिटिकल जो अभी सिटीजन पार्टी है या जो एक प्रोटेस्ट में जो लोग बोलते हैं और उनकी खुद की स्टेट पुलिस कुछ और कह रही होती है, तो वो अपनी स्टेट पुलिस के बयान और उनके जो लीडर्स बयान दे रहे वही मैच नहीं होते। नहीं, मैं जो कह रहा था कि बांग्लादेश जिस तरीके से कह रहा है कि बांग्लादेश बना के किसने दिया? भारत ने। पाकिस्तान किससे अलग होकर बना? भारत से। तो बच्चे हमेशा अपने बड़ों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं बड़े संभाल लेंगे। तो वो ये वाली चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि ये हो सकता हो कि ये पाकिस्तान के मन में हो कि नहीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी सेना है, सब कुछ बढ़िया है, संपन्न देश है, दुनिया में डिप्लोमेसी शानदार है, तो थोड़ा सा बोल देते हैं इसी का। हो सकता हो कि जब हम दुश्मन बड़ा रखते हैं ना तो हमारा रुतबा, क्योंकि वो हम कहते हैं ना हम दुश्मन भी अपनी बराबरी का रखना चाहते हैं लोग। ये बराबरी कहाँ है? ये नहीं है ना, बट ये तो बड़े को पकड़ रहा है ना सीधा, क्योंकि ये तो किसी के बराबरी में नहीं है। या तो ये सोमालिया, सूडान ऐसे देशों से अपनी दुश्मनी बनाए, तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फिर उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा इनको दुश्मनी बनाएंगे। तो आसपास में कौन है? तो इनको दिखा एक बड़ा देश है, भारत है, जो शांति की बात करता है, जो उसको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करते हैं। फिर जब यही भारत पलट के मारता है तो फिर दुनिया के सामने रोना शुरू हो जाता है इनका। तो वो चीजें हैं। हाँ, अब ट्रम्प को लेके आपने बताया था कि शुरू में ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेके कुछ बोला है। ट्रम्प साहब ने फिर एक बयान दिया है और उनके बयान के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि वो दुनिया भर में युद्ध शांत कराते हैं, हालांकि उसकी जमीनी हकीकत अलग होती है, लेकिन इनके बयानों से भी विवाद खड़े हो जाते हैं। मैं एक बार कट कर रहा हूँ। अभी आपने बोला ना कि ट्रंप शांत करवाते हैं, हमने ये खबर पढ़ी कि शहबाज शरीफ ने ऑफर किया है कि इमरान खान की पार्टी से बातचीत हो जाए। ट्रंप साहब, यू हैव गॉट अनदर चांस, यू कैन स्पीक टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और व्हाट इज द नेम ऑफ देयर अलायंस, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। आप TTAP से बात कीजिए, फिर आप शहबाज शरीफ की सरकार से बात कीजिए और आपको एक और सीज़ फायर का मौका मिल सकता है जो पाकिस्तान के इंटरनल आप करवा सकते हैं। फिर दोनों आपकी तारीफ करेंगे। फिलहाल हम आपको वो खबर बताते हैं जिसकी वजह से आप फिर से चर्चा में हैं। जी, दरअसल उन्होंने ग्रीनलैंड को कहा कि ग्रीनलैंड का कंट्रोल जो है अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए। दरअसल उन्होंने एक इन्वॉय की वहां नियुक्ति की, उस दौरान इन्होंने ये बयान दिया और इसको लेकर अब ग्रीनलैंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के इन्वॉय आएंगे उनका स्वागत नहीं होगा, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद, ग्रीनलैंड पर दिए हुए बयान के बाद ग्रीनलैंड में पूरा मामला गरमाया हुआ है। इन्होंने कहा है कि आपके जो एनवॉय हैं इनका कोई नॉट वेलकम हियर, इनका कोई स्वागत नहीं है, आप यहाँ पे मत आइए। तमाम चीज़ ग्रीनलैंड को लेके पिछली बार भी उन्होंने बोला था कि हाँ, अभी आप नोटिस कीजिए वेनेजुएला से हो सकता हो दिमाग शिफ्ट करने का प्लान आ चुका हो। वेनेजुएला पर भी ये अक्सर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद ट्रंप वेनेजुएला पे ही बयान नहीं देते हैं, तो धमकी दे देते हैं पूरा। ट्रंप दुनिया में एक एक करके अपने टारगेट्स चुनते हैं। पहले बीच में डेनमार्क था टारगेट, माफ करना, ग्रीनलैंड टारगेट पे था, JD वांस को भेजा, फिर अपने बेटे को भी भेजा, ट्रंप जूनियर को भी भेजा था। अब दोबारा ट्रंप हो सकता हो वेनेजुएला से हो गया कि अब यहाँ से मन भर गया, अब ग्रीनलैंड पे दोबारा फोकस शिफ्ट करते हैं। तो वो ये तमाम चीजें ट्रंप की बात को उतना सीरियस, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे या ऐसे पॉइंट्स इन्होंने अपने वक्तव्य में रखा है जिसको लेके लोग सवाल कह रहे हैं। इनका कहना है कि डेनमार्क
की कोई अपनी सिक्योरिटी या ग्रीनलैंड की अपनी कोई फोर्स नहीं है इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं है, तो उसका सिक्योरिटी जरूरी है। और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा ही विवादास्पद बयान हो गया है ग्रीनलैंड में। ट्रंप ने कहा कि रशियन और चाइनीज शिप्स जो है आर्कटिक वाटर्स में मौजूद हैं। बात सही भी है कि रशियन और चाइनीज शिप्स हैं जो आर्कटिक इंटरनेशनल वाटर्स में आर्कटिक सी के वो लगातार अपनी सेल करती हैं, लगातार पेट्रोलिंग करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। ऐसे में ट्रंप को लग रहा है कि अगर उनका सामना करना है तो हमें ग्रीनलैंड पे अपनी फौज को अपनी स्थिति को और मजबूत करना होगा। इसके लिए अगर हम ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना ले तो हो सकता है हम चीज़ों को और बेहतर बना सकें। फिलहाल अभी इस बारे में हमें ज़्यादा जो अपडेट आई है हमने इस बारे में बता दी है। अब जैसे जैसे इस बारे में जो भी अपडेट आएगी हम आपके पास लेके ज़रूर आएंगे। रण क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। रण क्षेत्र में आज हमने बात की किस तरह से पाकिस्तान की राजनीति में बदलाव देखे जा रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ग्रीनलैंड में कैसे मामला विवादास्पद हो गया है। अब हम यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद। Chanakya Forum presents Ran Kshetra.